हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी मीडियम फिजिक्स यानी जो हिंदी में भौतिक विज्ञान या भौतिकी है। और सामान्यतया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़्यादा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हुआ क्या है कि जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, जो उत्तर प्रदेश में और आने वाले और राज्यों में भी, जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, जहाँ पर पाठ्यक्रम हिंदी में चलाए जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ की काफ़ी डिमांड आई मेरे पास कि सर हिंदी मीडियम का फिजिक्स बनाओ। और बेसिकली हम पढ़े भी हैं हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम का फिजिक्स हमारे लिए बनाना आसान भी है, सरल भी है। थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे कई सालों से इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा शब्दों को ठीक करना थोड़ा सा ये तो रहता है। अदरवाइज़ चूँकि हम पढ़े हैं हिंदी मीडियम में तो हमारे लिए वो सरल है। अब बात आई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक। एनसीईआरटी से पहले कुछ सिलेबस जो था उसकी कोई किताब या कोई पाठ्यक्रम ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि जो प्राइवेट किताबें हैं, जैसे पढ़ते थे कुमार मित्तल, नूतन फिजिक्स, वो भी अच्छी किताब है, हम लोगों ने वही पढ़ी है। लेकिन चूँकि सीबीएसई बोर्ड में हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, मैं कई सालों से एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, और आप सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग जाके इंग्लिश मीडियम वाले भी मेरे वीडियो देखते होंगे, तो मेरा जो बेसिक पैटर्न होता है वो एनसीईआरटी का ही है। क्योंकि मैंने ये कई साल पहले ये देखा, समझा कि भाई ऐसी कौन सी किताब है जिसको पूरी तरह करा दो तो बच्चे को काफ़ी कुछ मिल जाए, और मतलब तुलना में प्राइवेट किताबों की तुलना में ऐसी कौन सी किताब है जो आप अच्छी तरह करा दो। तो उसमें फिर आया कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है सभी मामलों में, चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हों, सभी मामलों में सबसे ज़्यादा जो आपको नॉलेज देती है वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब इसमें होता है कि भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो भाषा है या उसमें जो सवाल हैं वो मुश्किल हैं, और लोग उन्हें छोड़ते हैं या टीचर उन्हें अवॉइड करता है। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर टीचर ये कहते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है, इसको छोड़ दो, ये किताब खरीद लो, ये किताब खरीद लो, इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन उसका कारण कुछ और है। उसका कारण ये नहीं कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, उसका कारण ये है कि एनसीईआरटी मुश्किल है थोड़ा सा। और इसलिए हमने क्या किया कि हमने जो पाठ्यक्रम का आधार रखा है अपने, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही रखा है। हालांकि इसके अलावा, इसके बाद में अगर कोई ऐसा उदाहरण है जो देना है, जो ज़रूरी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो चाहे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए हो, वो मैं देता हूँ। वो जैसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा जैसा मैंने देखा है 15-16 सालों में किस किस तरह के सवाल बनते हैं, वो मैं देता रहता हूँ बच्चों को। लेकिन जो आधार है वो क्या है? वो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यपुस्तक। तो हमारे वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का आधार रहेगा। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के सभी उदाहरण हल करके आपको समझाए जाएंगे। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास में, चाहे वो अतिरिक्त हों चाहे बिना अतिरिक्त हों, वो सारे के सारे मैं आपको हल करके बताऊंगा। ठीक? तो इससे क्या होगा कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा समय इसमें लगेगा। मतलब ये मान के चलिए कि अगर वैसे देखें तो एक अध्याय 5 से 6 घंटे में हो जाता है। अगर हम सारे सवाल एनसीईआरटी के ले लें तो वो 8 घंटे 9 घंटे तक पहुंचेगा। यानी 8-9 दिन में 1-1 घंटा अगर आप रोज़ पढ़ें तो वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बस इसका फ़ायदा ये होगा कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक आपको एक ताकत देगी, एक नई ताकत देगी, नई ऊर्जा देगी आपको। आपका बेसिक अच्छा बन जाएगा। फिर उसके अलावा आप और किताबें पढ़ते हैं जो बाज़ार में मिलती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं। बोर्ड के लिए तो आपको किसी और पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आप एनसीईआरटी को ठीक ठीक कर रहे हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए किताबें खरीदते हैं तो वो भी आपकी समझ में बड़ी आसानी से आ जाएंगी। ठीक, अब शुरू करते हैं कक्षा 12 का पहला अध्याय, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बात होगी विद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, कैसे खोजा गया? तो बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुना दूं कि विद्युत आवेश के बारे में दुनिया बहुत पहले से जानती है। 600, अभी चल रहा है 2000, तो 600 सन 600 के आसपास से विद्युत आवेश के बारे में लोग किसी ना किसी रूप में जानते हैं।
1500-1600 के आसपास आकर के बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक का नाम आता है कि उन्होंने चार्ज को, आवेश को परिभाषित किया और उसमें बताया कि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक का फैसला इस बात पर कर दिया गया कि जैसे दो संख्याएं होती हैं, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, वो एक दूसरे से बराबर अगर वो हैं तो अगर उन्हें जोड़ दें तो वो शून्य बना देती हैं। इसका मतलब प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश मिलते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश जब मिलते हैं तो वो ख़त्म होने लगते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक आवेश धनात्मक है और एक आवेश ऋणात्मक है। अब इसमें एक को धनात्मक कहा, इसको धनात्मक क्यों कहा, इसको ऋणात्मक कहा तो इसको ऋणात्मक क्यों कहा, इसके पीछे कोई तर्क नहीं आया। सिर्फ ये कहा भाई एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। बाद में कहा गया कि जो चार्ज को देता है, यानी जो चार्ज को देता है वो बेसिकली जिस चार्ज को देता है उस चार्ज का नाम आया इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जाएँ किसी में एक से दूसरे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला है उस पर जो आवेश है वो कैसा है, वो धनात्मक है, और जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है उस पर जो आवेश है वो ऋणात्मक है। इस आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक की परिभाषाओं को अंतिम रूप दे दिया गया। बात आई कि आवेश क्या है। कहता है जी आवेश प्रकृति में एक मूल राशि है, जैसे हम कहते हैं मूल राशि, फिजिकल क्वांटिटी। और इसमें कुछ बातें आई कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, किस किस अवस्था में आवेश बदल सकता है, बाद में बहुत सारी खोज इसमें होती रही। तो आवेश आया दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि जो आवेश रखने वाले सबसे छोटे कण हैं यानी मूल कण हैं, जिनसे मिलकर अब तक की वैज्ञानिक खोज के आधार पर हो सकता है उससे छोटा भी कुछ हो लेकिन अब तक ढूंढा नहीं गया, और अगर कुछ छोटे मोटे स्तर पर ढूंढा भी गया है तो उसका अभी पक्का नहीं किया गया है। ऐसे कुछ कण जो अब तक ढूंढे गए मूल कण हैं उनसे भी छोटे हैं, लेकिन वो अभी कल्पना में हैं, काल्पनिक हैं, अभी उनका पक्का नहीं किया गया। तो छोटे से छोटे मूल कण क्या हैं जिससे परमाणु बना हुआ है, तो उसमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, प्रोटॉन पर आवेश है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है। तो साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि जो छोटे छोटे कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान क्या है, क्योंकि हमें जब हम गणनाएं करेंगे आवेश और द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी बातें फाइनल हुई कि भाई चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, छोटे से छोटे कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर आवेश है। अब बात यह आई कि जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो किस प्रकार देखी गई। ये कहता है जी कांच की छड़ को अगर आप ऊन पर रगड़ दें, वूलन, तो वो उस पर धन आवेश आ जाता है, वो पॉजिटिव हो जाती है। और अगर प्लास्टिक की छड़ को आप बालों से रगड़ दें, बिल्ली की शमूर बोलते हैं, बिल्ली के ऊपर जो बाल होता है उस पर रगड़ दें तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो यानी प्रवृत्ति ये आई कि जो कांच की छड़ है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और जो प्लास्टिक की छड़ है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करें। जो बाल काटने की कंघी होती है उसको बालों से रगड़ें और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों से उसे के पास ले जाएं तो वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करती है। तो इसका मतलब यह है कि वो प्लास्टिक की कंघी है, उसमें जो आवेश आया है वो ऋणात्मक है, वो कागज़ के टुकड़ों में जाता है। कागज़ के टुकड़ों में आवेश को लेने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कागज़ है जब बनता है उसमें थोड़ा बहुत ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जाता है तेज़ी से तो वो थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि अब पता चल जाता है कि भाई आवेश है और ये बल जो लगा है जिससे इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं कागज़ के टुकड़ों पर, ये आवेश है। अब एक और कहा कि भाई टेलीविज़न की पट्टी, टेलीविज़न के पास कागज़ की छोटी छोटी पट्टियाँ लेके आओ, कागज़ की पट्टियाँ उस पर आकर्षित हो जाती हैं। इस तरह के कुछ प्रयोग किए गए। अब इसमें चार्ज की कितनी मात्रा है, अगर इसका अनुमान बात करें, इसका अनुमान कैसे लगाया जाएगा कि आवेश की कितनी मात्रा है। तो आवेश की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए इन्होंने बनाया एक इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी ऐसा कह सकते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का क्या काम है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आवेश कितने प्रकार का है इस पर कोई सवाल नहीं बनता। जानते हैं आप
8वीं कक्षा से आप जानते आ रहे हैं कि आवेश कितने प्रकार का है, और ये कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़ है, ये भी आप सुनते आ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल बन सकता है कि साहब जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है वो कैसे काम करता है। ठीक, इस पर एक छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है और उसके बारे में बता देना है, वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, चार्ज का आकलन, चार्ज की मात्रा का अनुमान, ये बताएगा नहीं कितना चार्ज है, कम ज़्यादा का अनुमान बता देगा, चार्ज है या नहीं ये भी बता देगा आपको। ठीक, तो ये किस तरह का है देखो, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अंग्रेजी में नाम लिख लो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें होता क्या है, कहता है सोने की 2 पत्तियां, बहुत हल्की पत्तियां, एक चालक धातु की छड़ के ऊपर टांगी हुई होती हैं, टंगाई हुई होती हैं, ऐसा कहते हैं, टांग देते हैं ना, ये ऐसे होती हैं। जैसे ही उसमें आवेश आता है छड़ में, तो सोने की पत्तियों में भी आवेश आता है। आवेश आता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, उनके बीच का कोण बढ़ जाता है। यानी जैसे मान लो ये सोने की पत्तियां हैं, आवेश आया तो यूँ हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई छड़ है, सिंपल ऐसे, और इस छड़ में कोई आवेश आने वाला है, इसके कहीं हम कनेक्ट करेंगे, इसमें कोई आवेश आएगा। अब इसके ऊपर मान लीजिए हमने 2 सोने की पत्तियां इस तरीके से टांगी हुई हैं। अब देखिए बड़ी सरलता से समझ में आएगा, इन पत्तियों के कोण का जो बीच का जो कोण है उसे कह रहे हैं थीटा। ठीक, ये 2 सोने की पत्तियां आप देख रहे होंगे कि भाई जैसे इसमें छड़ में आएगा तो ये खुलेंगी, इनके बीच का कोण बढ़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, तो मैं लिख देता हूँ कि भाई धनात्मक आवेश आ, देखो ऐसे धनात्मक आवेश आ गया, तो पत्तियों पे जाने लगा धनात्मक आवेश। ठीक, तो इससे क्या होगा कि पत्तियों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उससे क्या होगा, पत्तियों के बीच का कोण बढ़ेगा। ठीक, तो इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, कैसे काम करता है, जब पत्तियों पर आवेश बढ़ता है तो उनके बीच का कोण भी बढ़ता है। ठीक, सिंपल सी बात है। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है भाई किस पे चार्ज कम है, किस पे चार्ज ज़्यादा है। मान लो किसी वस्तु को पहले इसमें यहाँ स्पर्श कराया तो चार्ज आया, उससे कोण कुछ कम है, उसके बाद दूसरी वस्तु को लाए तो फिर कोण बढ़ गया। इसका मतलब जिसमें कोण बड़ा होता है उस पर आवेश ज़्यादा आता है। तो वस्तुओं के आवेश की तुलना कैसे कर लेंगे, स्वर्ण पत्र दर्शी से। ठीक, तो इसमें सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आवेश है वो सीधा निर्भर करता है कोण के ऊपर। कितना निर्भर करता है, कोण के वर्ग पर निर्भर करता है, कोण की सीधे मात्रा पर निर्भर करता है, ये अलग बात है, ये गणित का मामला है। भाई गणित में सूत्र बनाएं, पत्तियों के बीच का कोण देखें, सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, ये सब हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ तुलना करने की बात आई तो कहते हैं कि जब आवेश बढ़ता है तो कोण भी बढ़ता है। ठीक, तो जिसका आवेश ज़्यादा है उस केस में पत्तियों के बीच का कोण भी ज़्यादा है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर एक सवाल बन सकता है बस। इसके बाद देखते हैं
वो मूल कण जिनके द्रव्यमान और आवेश की आवश्यकता पूरे भौतिक विज्ञान में पड़ती रहती है, वो दो मूल कण हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता लेकिन उसके द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ, उसे याद कर लेंगे आप। तो यहाँ लिख देता हूँ कण, यहाँ लिख देता हूँ उसका आवेश, और यहाँ लिख देता हूँ उसका द्रव्यमान। तो सबसे पहला जो मूल कण है, सबसे छोटा जो मूल कण है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहला कण है इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहता है ऋणात्मक होता है, माइनस में लिखेंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है, क्योंकि बाद में ये बात साबित हो जाएगी कि जो चार्ज पर लगने वाले, आवेश पर लगने वाले बल हैं उनकी गणनाएं कूलाम के नियम से की जाती हैं। तो कूलाम को ही आवेश का मात्रक बना दिया गया है। ओके, द्रव्यमान किलोग्राम में 9.1 10⁻31 किलोग्राम में ये द्रव्यमान है, यानी मास कितना है। अब दूसरा प्रोटॉन, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, लेकिन प्रकृति में उल्टा है, यानी धनात्मक है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा है? ऋणात्मक। तो प्रोटॉन पर कैसा है? धनात्मक है। 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब इस पर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1800 गुना है, 1837 गुना। ठीक है, तो यानी इस पर द्रव्यमान ज़्यादा है। तो कितना है? लगभग 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसके बाद एक ऐसा कण जिस पर आवेश नहीं है, वो क्या है? न्यूट्रॉन। इसका आवेश नहीं है, इस पे लिख देंगे आवेश रहित। इसमें भी द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। ये जो द्रव्यमान है ये लगभग है। ठीक है, यानी जब आप नाभिकीय अभिक्रियाओं में जाएंगे, नाभिक के अंदर की जो खोज हुई हैं, जब उन पर जानकारी लेंगे तो इसमें फ़र्क है। ठीक, इसमें फ़र्क है। कितना है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का फ़र्क है, वो कैसे है, लगभग है, पूरी तरह है, वो बाद की बात है। लेकिन अभी अगर इसको कहीं प्रयोग करते हैं, सामान्यतया नाभिकीय अभिक्रियाओं के अलावा अगर कहीं भी इसको प्रयोग करते हैं, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। ठीक, क्योंकि जो अंतर है बहुत छोटा है। अब यानी ये आवेश रहित है और इन दो पर आवेश है। तो इन तीनों मूल कणों के आवेश और द्रव्यमान की जानकारी हमारे पास होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी बहुत सी गणनाएं हैं जो हमें इसके आधार पर करनी पड़ती हैं। ठीक, वैसे सामान्यतः किसी भी प्रश्न पत्र में जब कोई पेपर बनेगा एग्ज़ाम के अंदर, तो ये चीज़ें दी होती हैं, वो वहाँ पर दिया हुआ भी होता है। लेकिन जब हम अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं, खुद की पढ़ाई करते हैं, तब हमें ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब सामान्य जानकारी है ये याद रहनी चाहिए। ओके, और जब आप इसे बार बार प्रयोग करते हैं तो ये अपने आप याद हो जाती है। ठीक, जैसे कि मुझे याद हो गई, मैंने देख के नहीं लिखा, देखिए अभी कहीं, तो मुझे याद हो गया, तो जब आप बार बार करेंगे तो आपके भी ये याद हो जाएगा। ठीक,
अब बात करेंगे अगले बिंदु के बारे में। यहाँ बात हुई है आवेशों की सामान्य जानकारी के बाद बात हुई है चालक तथा विद्युत रोधी। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चालक और विद्युत रोधी क्यों होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चालक तथा विद्युत रोधी, है ना। अब अगर देखा जाए एनसीईआरटी में ये पॉइंट है तीसरा 1.3, है ना। तो नंबर लिख दें अगर एनसीईआरटी के हिसाब से, तो ये बनेगा पॉइंट नंबर 1.3, है ना, ऐसे बनेगा ये। चालक यानी कंडक्टर, देखो अंग्रेजी में लिखूंगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ओके। अब बात क्या है, कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है। कंडक्टर वो है जो आवेश का लेन देन कर सकता है, यानी जब उसे आवेश देना पड़े तो उसके पास आवेश होना चाहिए, वो किसी को दे सके। लेकिन ये निर्भर करता है लेने वाले की प्रकृति पर भी, यानी अगर कोई आवेश को लेने वाला है तो भी और आवेश को देने वाला है तो, दोनों बातें अगर सही हैं तो कंडक्टर क्या करता है, आवेश का लेन देन करता है। अब आया विद्युत रोधी, ये आवेश का लेन देन नहीं करता, इसको आवेश देना या इससे आवेश लेना नहीं होता है, या इसमें से होकर आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लास्टिक का तार है और एक कॉपर का तार है या लोहे का तार है, लोहे का तार, ठीक। तो प्लास्टिक का तार और लोहे का तार, कहता है जी प्लास्टिक के तार में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, लोहे के तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यानी जिसमें से आवेश जा सकता है, जिसमें से आवेश बह सकता है, वो क्या है, कंडक्टर, और जिसमें नहीं बह सकता वो क्या है, इंसुलेटर। ये क्यों कंडक्टर है और ये क्यों इंसुलेटर है, ठीक। कहता है कंडक्टर के अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, कंडक्टर के अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। चार्ज का बहना धनात्मक आवेश की वजह से नहीं होता, यानी धनात्मक आवेश नहीं बहता, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप किसी परमाणु पर विचार करें, किसी परमाणु पर विचार करें तो परमाणु में क्या है, केंद्र में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर है, ये नाभिक की बात है, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक।
अब ये जो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऊर्जा स्तरों को छोड़कर, ये इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऊर्जा स्तरों को छोड़कर जालक में चले जाएं, जालक में चले जाएं, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आज़ादी से घूमने लगते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जालक मतलब लेटिश। तो निर्भर करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है या नहीं प्रवृत्ति पर, प्रकृति पर। जालक है, जगह है, लेटिस है या नहीं। कहता है धातुओं में ऐसा होता है, जो धातु हैं, जो मेटल्स हैं, उनमें ऐसा होता है। धातुओं की संरचनाएं ऐसी होती हैं कि उनमें जालक होते हैं, लेटिस होते हैं, और लेटिस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब देखो कैसे, मान लीजिए हम किसी धातु के जालक की कल्पना करें और इस तरीके से हम कहें कि यहाँ पर परमाणु है, यहाँ पर परमाणु है, ये परमाणु इस तरीके से हैं, ऐसे, ठीक, और यहाँ पर भी ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी परमाणु है। तो ये क्या है, ये कोई परमाणु है। ठीक, हो सकता है ये जो मैंने एक घन लिया, इसके केंद्र पर भी हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक, यानी केंद्र पर भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए केंद्र पर भी कोई परमाणु ऐसे हो सकता है। ठीक, तो क्या हो रहा है, देखिए ठीक से, ये जो बीच में जगह है, ठीक, ये क्या है, ये है खाली जगह। इसे कहते हैं जालक। जो जाल बना है पूरा, उस जाल में जो खाली जगह है वो, उसे कहते हैं लेटिस। लेटिस में या जालक में एक ऊर्जा होती है, लेटिस एनर्जी बोलते हैं उसको, जालक ऊर्जा बोलते हैं उसको। उस जालक ऊर्जा को आप भौतिक रसायन के अंदर निकालते भी हैं, उसे हल भी करते हैं। जब किसी जालक को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए, उसे लिक्विड में या गैस में बना दिया जाए, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो उस तरीके से जालक ऊर्जा की गणनाएँ भी आप करते हैं। अब जो जालक है, ये कहता है ये लगभग 90% खाली जगह है, यानी जालक के अंदर 90% से ज़्यादा जगह खाली है। उसमें नाभिक और परमाणु 10% में है, जिसमें परमाणु में भी 90% जगह खाली है। यानी आप देखिए कितनी कम जगह में नाभिक है। कहता है नाभिक चलता नहीं है, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, नाभिक चलता नहीं है। और ये जो नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, कहता है ये जालक में जाता रहता है, जालक से आता रहता है, कुछ संख्या में, सबका नहीं, कुछ संख्या में ये जालक में जाता रहता है, जालक में आता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जालक में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की कोई ना कोई संख्या बनी रहती है, वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये किस में होता है, कहता है ये होता है धातुओं में। कहता है ये क्यों होता है, धातुओं में ये क्यों होता है। कहता है जी धातुओं में जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, यानी नाभिक के सबसे दूर का इलेक्ट्रॉन है, उस पर नाभिक का बल कम होता है, यानी वो कमज़ोर बल के साथ नाभिक से जुड़ा होता है। तो वो कभी कभी मुक्त हो जाता है, कभी कभी फिर आ जाता है अपने ऑर्बिट में, तो इस तरीके से अपने कक्ष में आ जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो घूमता रहता है। अब कह रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक, यानी सामान्यतया देखा गया कि एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करता है। बात समझ लें, एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करता है, कई बार इससे कम भी होता है। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया कि धातुओं में जालक है, जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ घूम रहे हैं, तो अब उन इलेक्ट्रॉनों का आना जाना होता है। अब मान लीजिए प्लास्टिक का तार है, इसमें जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। लोहे का तार है, इसके जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब लोहे के तार में अगर हम एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दें तो दूसरी तरफ से निकलने लगेंगे, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर हम लोहे के तार पर कोई आवेश देना चाहें
नेगेटिव आवेश देना चाहें तो चला जाएगा उस पर आवेश, क्योंकि उसमें जालक है, उसमें जगह है। अगर हम लोहे के तार में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो निकल भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है यानी जो ऋणात्मक आवेश है उसका ही लेन देन होता है विद्युत चालन में, और वो होते हैं चालक। ठीक, तो यानी इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई चालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होता है। एक इसके बीच की चीज़ होती है, उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या है कि उसकी जो चालकता है वो नियंत्रित की जा सकती है। उसके लेटिस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, इतनी कम नहीं होती कि वो चल ना सकें। वो चल सकते हैं लेकिन अपने आप चल नहीं सकते, उनको चलाना पड़ता है, तो वो होता है अर्धचालक। ठीक, एक विद्युत धारा नाम का अध्याय है, अध्याय नंबर 3 है, उसमें मैं आपको अर्धचालक के बारे में भी बताऊंगा। और एक अध्याय नंबर 14 है, 14 है, वो पूरा अर्धचालक के ऊपर है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, उसमें अच्छी खासी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक, तो बात आई चालक और विद्युत रोधी क्या है, इसके बारे में मैंने बात की, चर्चा की। ये था तीसरा पॉइंट। सिंपल सी बात हुई और ये टॉपिक ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें और कोई जानकारी वाली बात है नहीं, सरल है ये, बस समझना होता है कि चालक क्यों हैं और कौन कौन सी चीज़ें चालक हैं। मैंने बताया धातु में चालक हैं और जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये चालन होता है, और चालन में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, धनात्मक आवेश प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि वो नाभिक में होता है, नाभिक चलता नहीं है। सीधी सी बात हो गई बिल्कुल। ठीक, अब लेंगे अगला बिंदु। अब बात करेंगे अगले बिंदु पर, प्रेरण द्वारा आवेशन, यानी आवेश का लेन देन करना, किसी वस्तु को आवेशित करना, इसकी जो प्रेरण विधि है, इंडक्शन जिसे कहते हो, वो क्या है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, अब आ गए अगले बिंदु पर, बिंदु है ये 4। ठीक, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो क्या कह रहे हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक, तो सबसे पहले हमें
विचार करना पड़ेगा इंडक्शन पे, यानी हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि जो प्रेरण है वो क्या है। हमें सबसे पहले इस बात पर विचार करना पड़ेगा। ठीक, प्रेरित करना यानी दूर से प्रभावित करना। अब ये दूर से प्रभावित क्यों हो सकता है? इसके लिए होती है कुछ समानताएं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के अंदर एक धनात्मक आवेश हो और दूसरी वस्तु के अंदर कुछ धनात्मक या ऋणात्मक आवेश या तो हो या पैदा हो जाता हो, डेवलप हो जाता हो, विकसित हो जाता हो। अब ये कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक धनात्मक आवेश की वस्तु है, ये बॉडी जो है ये पॉजिटिव है। ठीक, अब इसके सामने मैं यहाँ एक प्लेट रख दूँ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, यानी ये क्या है? ये है चालक। ये वाली चीज़ जो मैंने प्लेट रख दी ये क्या है? ये है चालक। इसके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा? ये धनात्मक आवेश क्या करेगा? ये कह रहा है जी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके अंदर ऋणात्मक आवेश है, उसको आकर्षित करेगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि इसके पास वाले पृष्ठ पर या इसके पास जो सिरा है, जो एंड है, उस पर आने लगेगा ऋणात्मक आवेश, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आने लगेंगे और इधर हो जाएगा धनात्मक आवेश। क्योंकि जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे वहाँ कैसा आवेश बनेगा? धनात्मक। ठीक, इलेक्ट्रॉन जहाँ से चल के जाता है वहाँ पर कैसा आवेश बनता है? धनात्मक। क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, पहले इस पर कोई आवेश नहीं था। परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, ये संतुलित रहता है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल के वहाँ से आएंगे तो वहाँ पर कैसा बन जाएगा? धनात्मक आवेश। और जिस तरफ आएंगे ये अपने पास बुलाना चाहेगा तो ये बन जाएगा ऋणात्मक आवेश। ठीक, तो देखिए ये जो वस्तु है, जो आवेशित वस्तु है, जिस पर आवेश है, इसको इस चालक से हमने टच नहीं करवाया, इसको टच नहीं करवाया, दूर से ही, जो तो दूर से प्रभावित करता है, दूर से बल लगा देता है। ये कहते हैं कि दूर से बल लग जाए। ठीक, तो ये क्या है? ये है प्रेरण। अब हम इस वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं। ठीक, तो हम क्या करें? दूसरी तरफ का आवेश, इस वस्तु के पास का जो आवेश है वो इस वस्तु के बल से मजबूती से बंधा है। कहता है दूसरी तरफ का जो है उस पर थोड़ा कम है बल, क्योंकि ये पास है। तो पास का हम देखेंगे कूलाम के नियम में कि जो पास होता है उस पर बल ज़्यादा होता है। तो कहता है कि इसको ज़मीन से कनेक्ट कर दो। ठीक, इसे बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मतलब ज़मीन से जोड़ देना। तो ज़मीन में जो आवेश होता है वो कैसा? कहता है जी वो ले भी सकती है आवेश, दे भी सकती है। आवेश होता है उसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को दे भी सकती है, ले भी सकती है। अब हुआ क्या कि जैसे ही धनात्मक को जोड़ेंगे तो ये आवेश तो इधर बंधा है इसके साथ में, तो यहाँ से ये धनात्मक आवेश क्या चाहता है कि इसको ऋणात्मक आवेश मिले, यानी इसको इलेक्ट्रॉन मिले। और इलेक्ट्रॉन जो हैं ज़मीन में है, अर्थ में है, तो क्या होगा? ज़मीन से इलेक्ट्रॉन ऊपर को चलेगा। ठीक, और धीरे धीरे इस धनात्मक आवेश को ख़त्म कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे जाके भर जाएंगे, इसको न्यूट्रल कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आवेश यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इस आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनात्मक आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते जाएंगे ये आवेश ख़त्म होता जाएगा। ठीक, तो ये आवेश यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो इधर बचेगा ऋणात्मक आवेश। अब अर्थिंग करने के बाद इस पर ऋणात्मक आवेश इस तरफ बचा, ये हट गया यहाँ से। तो क्या सिचुएशन हमारे सामने आई? अर्थिंग करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा आया, बस
ठीक, अब हमने अर्थिंग को भी हटा लिया, ये देखिए, अब ये ऋणात्मक आवेश इसके साथ बंधा है और इस तरफ है। ठीक, अब हमने इसको भी हटा लिया, तो अब क्या होगा, कहता है जो ऋणात्मक आवेश है ये इस पूरे चालक पर फैल जाएगा। जब तक उसको नहीं हटाया तब तक नहीं फैलेगा। तो इससे क्या होगा, हमने चालक को आवेशित कर दिया, हमने चालक को आवेशित कर दिया। किस तरीके से, प्रेरण की विधि द्वारा। तो ये थे, सरलता से समझ में आता है प्रेरण। ठीक, अब प्रेरण का नियम क्या है, प्रेरण का नियम क्या है, इसकी शर्त क्या है। कहता है प्रेरण में आवेश की मात्रा, ठीक, प्रेरण में प्रेरित आवेश की मात्रा इस प्रकार होती है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। बस ये प्रेरण की एक शर्त है, एक नियम है कि भाई प्रेरण कैसे होता है। कहता है प्रेरण में प्रेरित आवेश की मात्रा, ये जो प्रेरित आवेश है इसकी मात्रा इस प्रकार होती है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। विद्युत क्षेत्र का मतलब इसके अंदर अगर कोई आवेश रख दें उस पर बल ना लगे, प्रेरित आवेश इस प्रकार से आता है। ठीक, सामान्यतः प्रेरित आवेश की मात्रा उस आवेश के बराबर होती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो दूसरा नियम क्या है, सामान्यतया, है ना, प्रेरित आवेश सामान्यतया, क्योंकि सामान्यतया मतलब किसी किसी स्थिति में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो सामान्यतया लिखते हैं प्रेरित आवेश की मात्रा उस आवेश के बराबर होती है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो कुल मिलाकर ये दो बातें होती हैं। तो प्रेरण क्या है, प्रेरण में जो एक शब्द आपने देखा विद्युत क्षेत्र, ये जो शब्द है देखो ये इसी अध्याय में थोड़ा आगे जाकर है। तो यहाँ पर इसको पढ़ें, समझ लें, याद कर लें, फिर जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र को समझ लेंगे तो आपको प्रेरण जो है में कितना आवेश है, किस तरीके से बनता है, वो बातें पूरी तरह आपकी समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ये है प्रेरण। ठीक, अब प्रेरण के लेकर के मैं बात करता हूँ पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक में प्रेरण की प्रक्रिया को किस प्रकार समझाया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ।
बस ये जो 3 चित्र हैं इसी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है जी अर्थिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसमें अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है, अर्थिंग अर्थ से ज़मीन से जोड़ते हैं, वो उदाहरण मैंने आपको समझा दिया। ये बिना अर्थिंग वाला है। कहता है जी 2 चालक गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करा के रखो, उन्हें एक दूसरे से टच करा के रखो, तो क्या होगा, उनके पास मान लीजिए धन आवेश की कोई छड़ लेके आते हैं, कोई वस्तु लेके आते हैं, तो क्या होगा कि इधर जो आवेश आएगा वो आएगा ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगी। ठीक, सरफेस में, पृष्ठ में, इसे कहते हैं पृष्ठ के ऊपर, पर पृष्ठ के ऊपर नहीं होता, पृष्ठ में ही होता है ये। और इधर आ जाएगा दूसरी तरफ, दूर से दूर जाएगा धनात्मक आवेश। ठीक, अब कहता है कि जो स्पर्श किया हुआ है तुमने, इसको जो स्पर्श किया हुआ है इसको अलग अलग कर दो। तो अब क्या होगा, ये आवेशित छड़ यहाँ से हटानी नहीं है अभी। कहता है अब होगा ये आवेश ऐसे ही रहेंगे और ये दूर दूर हो जाएंगे ऐसे। ठीक, अब इस आवेशित छड़ को हटा लो, तो कहता है ये आवेश अब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यानी इधर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश और इधर आ जाएगा धनात्मक आवेश। तो यानी एक वस्तु धनात्मक पॉजिटिव हो गई और एक वस्तु नेगेटिव हो गई। ठीक, उसके बाद जब आप इन्हें बहुत दूर दूर कर देंगे तो कहता है ये आवेश फिर इन पर पूरी तरह फैल जाएगा। यानी देखिए इसमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसको ज़मीन से जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर आप एक ही वस्तु यानी एक ही गोला या एक ही वस्तु लेते हैं, 2 वस्तुओं को स्पर्श करा के नहीं रखते, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अर्थिंग करनी पड़ेगी दूसरी तरफ। ठीक, तो ये था जब अर्थिंग नहीं करनी पड़ती, और इससे पहला जो उदाहरण दिया था मैंने उसमें था अर्थिंग करनी पड़ती है। इन 2 बातों पर पाठ्य पुस्तक में जिक्र हुआ है। एक उदाहरण में है जिसमें अर्थिंग करके बताया गया है, वो भी मैंने बता दिया आपको, और एक बिना अर्थिंग वाला है। तो ये था बेसिकली प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। ओके।